हाँ हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है। चलो खैर जो स्टार्ट इम्पोर्टेंट नहीं करते होगी वो हैं। मैं बता दूंगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सही है। अच्छा, चैप्टर 13 है हमारे पास, इवेल्युएटिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्रोथ। अब इसमें हो ये रहा है कि थ्री थी, इसमें बिजनेस को ग्रो किस तरीके से करा जाए। बिजनेस बन चुका है हमारे पास, सही है, अब उसको ग्रो किस तरीके से किया जाए उस पे ये चैप्टर है कि 3 थिंग्स अ बिजनेस कैन डू टू प्रिपेयर फॉर ग्रोथ। सही है, तो वो कौन सी है? तो पहला ये है, स्टे कमिटेड टू अ कोर स्ट्रेटेजी। आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो आगे। उसके लिए कह रहे हैं कि इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट अ बिजनेस नॉट लूज साइट ऑफ इट्स कोर स्ट्रेटेजी एज इट प्रिपेयर्स टू ग्रो। कि जो है वो बिजनेस जब ग्रो कर रहा है तो वो ये अपनी जो बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है वही भूल जाए आफ्टर बिजनेस बनने के। मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसको बिजनेस पे काम आगे करना क्या है। इफ अ बिजनेस बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड और स्टार्ट परसुइंग एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ दैट इट्स प्रेजेंटेड, इट कैन इजीली स्ट्रे इनटू एरियाज वेयर इट्स एट अ डिसएडवांटेज। और जहाँ पे बिजनेस लॉस में जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि भाई बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो अब उसको ग्रो किस तरीके से करना है, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है वो है प्लानिंग फॉर ग्रोथ, यानी कि किस तरीके से प्लान करें कि अपने बिजनेस को ग्रो किया जा सके। तो पहला कह रहे हैं कि फर्म शुड स्टैब्लिश ग्रोथ रिलेटेड प्लान्स। फर्म को चाहिए कि वो अपना एक प्लान क्रिएट करे, पहले तो एक बिजनेस प्लान क्रिएट करे जो कि जिससे प्रिपेयर हो सके आपका जो बिजनेस का प्लान है वो। और इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ फर्म टू डिटरमाइन एज सून एज पॉसिबल वॉट इट्स ग्रोथ स्ट्रेटजीज विल बी। और जब वो प्लान क्रिएट हो जाए तो फिर आगे जाके आपकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी उस प्लान पे इम्प्लीमेंट करने की, वो भी पता होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि वार्निंग साइंस दैट अ बिजनेस इज ग्रोइंग टू फास्ट। ये कुछ साइंस हैं जो बताता है कि बिजनेस कुछ बहुत ज़्यादा ही फास्ट पेस पे जो है ग्रो कर रहा है। तो उसके लिए कह रहे हैं बोरोइंग मनी टू पे फॉर रूटीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कि आप जो है दूसरे से बोरो कर रहे हो मनी अपने अपने बिजनेस पे लगाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस आपका लॉस में जा रहा है। एक्सट्रीमली टाइट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन आपके जो है वो बहुत एक्सट्रीमली हाई है। ओवर स्ट्रेच स्टाफ, स्टाफ आपने इतना रखा हुआ है और काम जो है वो इतना हो नहीं रहा है। डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। सही है, ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेजेस स्टार्ट गोइंग अनआंसर्ड। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड ईमेल और मैसेजेस हैं उन वो आंसरेबल नहीं है। सही है, कस्टमर कंप्लेंट्स आर अप। और कस्टमर को जो है प्रोडक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हो उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। एम्प्लॉयज डेट कमिंग टू वर्क, प्रोडक्टिविटी इज फॉलिंग। प्रोडक्टिविटी जो है वो इतनी इफेक्टिव है नहीं। ऑपरेटिंग इन अ क्राइसिस मोड बिकम्स द नॉर्म रादर देन द एक्सपेक्टेशंस। सही है, और क्राइसिस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, तो उसमें जो है वो ग्रोथ के चांसेस कम होते जा रहे हैं बिजनेस में। दोज वर्किंग विद द बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आर स्टार्टिंग टू वरी। जो वर्क कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस पे अपना पैसा लगा रहे हैं, वो अपने पैसे जो है उसके लिए जो है वो फिक्रमंद है कि मतलब अपने पैसा सही जगह पे लग भी रहा है या नहीं, क्योंकि वो लॉस में जा रहा है एक्चुअली बिजनेस। रीजंस फॉर ग्रोथ, अब रीजंस क्या है ग्रोथ के? इकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर व्हेन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन लोअर्स द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट प्रोड्यूस। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप अकर व्हेन द स्कोप और रेंज ऑफ अ फर्म्स ऑपरेशन क्रिएट एफिशिएंसीज। मतलब ये रीजंस हैं कि किन रीजंस पे जो है वो आपकी जो आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करना चाहिए। एक इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी ऑफ स्केल पे, और दूसरा इकोनॉमी ऑफ स्कोप पे। फिर मार्केट लीडरशिप में कह रहे हैं अकर्स व्हेन अ फर्म होल्ड द नंबर 1 और द नंबर 2 पोजीशन इन इंडस्ट्री और नीश मार्केट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। के जो आपकी ग्रोथ का रीजन है कि अगर कंपनी आपकी नंबर 1 पे थी और फिर एक और कंपनी है जो इतनी ग्रो कर चुकी है कि वो नंबर 1 पे आ गए और आप नंबर 2 पे आ गए, तो वो एक रीजन हो सकता है कि आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सको दोबारा। इन्फ्लुएंस पावर एंड सर्वाइवेबिलिटी, लार्जर बिजनेसेस यूजुअली हैव मोर इन्फ्लुएंस एंड पावर देन स्मॉलर फर्म्स। जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं वो उन पे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मोर देन द स्मॉल फर्म्स। उन पे ग्रोथ ज़्यादा नहीं की जा सकती। ठीक है, और लार्ज बिजनेसेस को हम अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं।
फिर इसी तरीके से बाकी है कि अकोमोडेट द ग्रोथ ऑफ की कस्टमर्स, समटाइम्स फर्म्स आर कंपेल्ड टू ग्रो अकोमोडेट द ग्रो ऑफ अ की कस्टमर, attract and retain talented employees. Growth is a firm's primary mechanism to generate promotion opportunities for employees. ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उस बिजनेस में, अब वो दिख रहा है कि वो आपकी कंपनी तो ग्रो कर नहीं रही है, बट आप अपने एम्प्लॉयज को कुछ ऐसे प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज दो कि आपका एम्प्लॉय उस बिजनेस में रहे. सही पे managing growth, it's important for a business owner to know the stages of growth along with unique opportunities and challenges that each stage entails. मतलब अब ग्रोथ आपने डिसाइड तो कर लिया कि ग्रो करना है बिजनेस को, प्लान भी कर लिया कैसे करना है, आप उसको मैनेज किस तरीके से करोगे, ऑर्गेनाइज किस तरीके से करोगे, उसका साइकिल है कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, फिर अर्ली ग्रोथ, कंटिन्यूस ग्रोथ और मेच्योरिटी और फिर देन डिक्लाइन. सही, अब ये होती क्या है ये टर्म्स वो देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. पहली जो स्टेज है उसमें इंट्रोडक्शन स्टेज क्या है कि स्टार्टअप फेज वेयर अ बिजनेस डिटरमाइंस व्हाट इट्स कोर स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज आर. कि इंट्रोडक्टरी स्टेज में वो ये देख ले कि बिजनेस जो है उसकी कोर स्ट्रेंथ क्या है और केपेबल वो किस चीज के ग्रो करने में. द मेन चैलेंज इज टू मेक श्योर द इनिशियल प्रोडक्ट और सर्विस इज राइट, कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे आगे आने वाले वक्त में वो सही है भी या नहीं है, या मार्केट में उनकी कोई वैल्यू है या नहीं. तो ये भी देखना है इस स्टेज पे. इट्स इम्पॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क ड्यूरिंग दिस स्टेज. और फिर ये भी देखना है कि इस स्टेज पे जो है क्या चीज़ जो है वो वर्क करेगी और क्या नहीं करेगी. तो इंट्रोडक्शन स्टेज में ये आ जाता है. फिर दूसरा स्टेज है अर्ली ग्रोथ स्टेज. इसमें कह रहे हैं कि जनरली कैरेक्टराइज बाय इंक्रीजिंग सेल्स एंड heightened complexity. Two important things must happen for a business to be successful in this stage. कि पहला ये कि the founder must start working on the business rather than in the business. कि जो फाउंडर है, जो ओनर है इस बिजनेस का, वो अपने बिजनेस पे काम करे, अपने बिजनेस के अंदर काम ना करे, उस पे काम करे, उसको ग्रो करने में ज़्यादा वक्त लगाए. Increased formalization must take place and the business has to start developing policies and procedures. और अपने बिजनेस की जो है ग्रो करने की कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाए कि एक्चुअली बिजनेस की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए अर्ली ग्रोथ स्टेज के लिए, कि वो किस तरीके से उसको जो है अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर सके. फिर ये आगे कंटिन्यू हो रहा है ग्रोथ स्टेज. द नीड फॉर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मलाइजेशन इंक्रीजेस. बाकी सब चीज़ें. फिर नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो आता है मिच्योरिटी स्टेज. अब ये मिच्योरिटी स्टेज क्या है, कह रहे हैं कि अ बिजनेस एंटर्स द मेच्योरिटी स्टेज व्हेन इट्स ग्रोथ स्टॉल्स. मतलब एक दफ़ा जो है वो पता चलेगी कि ग्रो किस तरीके से है अपने बिजनेस को, तो अब मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है आपका बिजनेस. एट दिस पॉइंट अ फर्म इज टिपिकली मोर इंटेंटली फोकस्ड ऑन मैनेजिंग एफिशिएंटली देन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स. अब जो उसने प्रोडक्ट पहले से क्रिएट कर लिए वो उसी पे काम करता है. अब न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करने की इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है. अगर पहली वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी ग्रो हो चुकी हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस आगे जाके होगी इतनी कि न्यू प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वेल मैनेज फर्म्स ऑफन लुक फॉर पार्टनरिंग अपॉर्चुनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर acquisitions or licensing deals to breathe new life into the firm. If new growth cannot be achieved through a firm's existing product mix, the next generation of products should be developed. अगर पुरानी वाली जो है प्रोडक्ट को आपने इतना ग्रो कर लिया है बट वो मार्केट में उसकी इतनी वैल्यू नहीं बन पा रही, तो आप इस स्टेज पे जो है वो अपनी न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो उससे ज़्यादा ग्रो कर सकती है पहली वाली से. डिक्लाइन स्टेज. डिक्लाइन स्टेज में कह रहे हैं इट इज़ नॉट इनएविटेबल दैट अ बिजनेस एंटर द डिक्लाइन स्टेज. ये सही नहीं है कि अगर बिजनेस जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे चला जाए कि उसने सब कुछ कर लिया बट वो ग्रो कर लिया बिजनेस को बट वो फिर भी नहीं चल रहा, तो वो एक डिक्लाइन स्टेज में जा सकता है. मैनी अमेरिकन बिजनेस हैव लॉन्ग हिस्ट्रीज एंड हैव अडेप्टेड एंड सर्वाइव ओवर टाइम. जिनके बिजनेसेस जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे गए हैं उन्होंने अपने बिजनेसेस को बंद नहीं किया बल्कि शुरू से फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया है. A business's ability to avoid decline hinges on the strength of its leadership and its ability to adapt over time. इससे बस ये बता रहे हैं कि जो है अपने बिजनेस को शुरू से ग्रो करना फ्रॉम द स्क्रैच, ये भी एक बिजनेस की ग्रोथ में आता है. फिर चैलेंजेस ऑफ ग्रोथ. अब चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में, तो दो चैलेंजेस हैं. पहला जो है वो मैनेजरल कैपेसिटी प्रॉब्लम और दूसरा डे टू डे चैलेंजेस ऑफ ग्रोइंग अ
फर्म। अब ये होते क्या हैं देख लेते हैं कि मैनेजरल कैपेसिटी क्या होती है। फर्म्स आर कलेक्शंस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। एज अ firm goes about its routine activities, it recognizes opportunities to grow। मतलब कि उसकी कुछ opportunities होनी चाहिए आपके business की कि उस पे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सको। द प्रॉब्लम विद दिस सिनेरियो इज दैट फर्म्स आर नॉट ऑलवेज प्रिपेयर और एबल टू ग्रो। प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें इस स्टेज पे कि फर्म्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट को ग्रो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास लिमिटेड मैनेजरल कैपेसिटी होती है। इस वजह से वो अपनी प्रोडक्ट को आगे आगे तक लेके नहीं जा पाते, ग्रो नहीं कर पाते। फिर अ फर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क क्या है, कह रहे हैं कि अ फर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ दो काइंड्स सर्विसेज दैट आर इम्पॉर्टेंट टू फर्म ग्रोथ। पहला जो है वो एंटरप्रेन्योर सर्विसेज है जो कि एक एंटरप्रेन्योर जनरेट करता है न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज आइडियाज को। while managerial services administer the routine functions of the firm and facilitate the profitable execution of new opportunities। जबकि जो हमारे पास मैनेजरियल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उस प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटीज को और आगे तक फैसिलिटेट करता है। न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस आइडियाज रिक्वायर सब्सटेंशियल मैनेजरियल सर्विसेज और मैनेजरियल कैपेसिटी टू बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। सही है। और उस प्रोडक्ट को जो एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है तो मैनेजरियल सर्विसेज के थ्रू उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में वो चीज़ आ जाती है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिकॉज इफ अ फर्म हैज इनसफिशिएंट मैनेजरल सर्विसेज टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट इट्स न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आइडियाज इट कांट ग्रो। मतलब अगर वो अपनी पूरी कैपेसिटी एक ही प्रोडक्ट पे लगा देगा तो आगे आने वाली प्रोडक्ट पे वो अपनी सर्विसेज और आइडियाज नहीं लगा पाएगा और उसका बिजनेस जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। अच्छा, फिर ये मैनेजरल कैपेसिटी प्रॉब्लम और दो पॉइंट्स हैं इसके जिसमें ये कह रहा है इसमें द रीजन अ फर्म कांट क्विकली इंक्रीज इट्स मैनेजरल सर्विसेज टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस आइडियाज इज दैट इट इज एक्सपेंसिव टू हायर न्यू एम्प्लॉयज। हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो इन्वेंट करो तो उनके लिए आपको न्यू एम्प्लॉयज भी रखने हैं। ठीक है। इट टेक्स टाइम फॉर न्यू हायर्स टू बी सोशलाइज इन टू द कल्चर ऑफ अ फर्म। ठीक है। एंड इट टेक्स टाइम फॉर न्यू एम्प्लॉयज टू एक्वायर फर्म स्पेसिफिक स्किल्स एंड एस्टेब्लिश ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स ऑफ द फर्म। यानी कि टाइम टेकिंग होता है। आप न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो उसके लिए आपको न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अब वो न्यू एम्प्लॉयज़ जो है उस इन्वायरमेंट में टाइम लगेगा उनको सेटल होने में, तो वो भी जो है एक प्रॉब्लम है एक तरीके से आपकी फर्म के लिए। व्हेन अ फर्म्स मैनेजरल रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस अपॉर्चुनिटी द सब्सिक्वेंट बॉटलनेक इज रेफर्ड टू एज मैनेजरल कैपेसिटी प्रॉब्लम। मतलब बस यही बता रहे हैं कि बस सफिशिएंट होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं और अगर इनसफिशिएंट है तो फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। एडिशनल चैलेंजेस में कह रहे हैं एज अ फर्म grows it is faced with the dual challenges of adverse selection and moral hazard। पहली जो चीज़ आती है वो adverse selection क्या है। adverse selection means that as the number of employees a firm needs increases। यानी कि जो फर्म में आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इट बिकम इंक्रीजली डिफिकल्ट फॉर द फर्म टू फाइंड द राइट एम्प्लॉयज़, प्लेस देम इन अप्रोप्रिएट पोजीशंस एंड प्रोवाइड एडुकेट सुपरविजन। मतलब अपनी प्रोडक्ट के लिए एक राइट एम्प्लॉय ढूंढने में टाइम लग जाता है आपको कि एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं हायर, तो अब उसमें से बेस्ट कौन सा है उसको देखने में टाइम लगेगा। मॉरल हैजर्ड मीन्स दैट एज अ फर्म ग्रोज एंड एड्स personnel the new hires typically do not have the same ownership incentives as the original founders, so the new hires may not be as motivated as the founders to put in long hours and may even try to avoid hard work। मतलब जो न्यू फाउंडर्स होंगे जो उस बिजनेस के, वो अगर वो लोगे आप तो वो इतने हाईली मोटिवेटेड नहीं होंगे जितने पुराने होंगे क्योंकि वो उस प्रोडक्ट पे काम कर चुके होंगे। तो अब उनको मोटिवेशन के लिए भी टाइम लगेगा कि उस प्रोडक्ट को ग्रो करने में। तो ये भी एक मॉरल हैजर्ड, ये एक प्रॉब्लम में आ जाता है इसकी मैनेजरल कैपेसिटी की। फिर कह रहे हैं कि मैनेजर कैपेसिटी बेसिक मॉडल ऑफ फर्म ग्रोथ। बेसिक मॉडल है क्या फर्म को
ग्रो करने का। तो कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर सर्विसेज के पहले जो है एक एंटरप्रेन्योर जो है सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा मैनेजर सर्विसेज के पास, ताकि मैनेजर सर्विसेज जो है वो फंक्शन में आए और उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो फंक्शन करे। फिर उसके बाद फॉर कंप्लीशमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट हो जाएगा फॉर्म में, ताकि फॉर्म जो है आपकी ग्रो हो सके। तो उसके लिए अचीविंग ग्रोथ एज मेजर्ड बाय आउटकम सच एज लार्जर सेल्स रेवेन्यूज एंड ग्रेटर प्रॉफिट्स, ताकि वो जो है फॉर्म में जाके ग्रो कर सके अपने बिजनेस को एंटरप्रेन्योर सर्विसेज और मैनेजर सर्विसेज से गुजर के। फिर कह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द मैनेजर कैपेसिटी प्रॉब्लम, कह रहे हैं कि मैनेजर कैपेसिटी प्रॉब्लम पे इस ये जो बताया है इन्होंने फॉर्म ग्रोथ का जो चार्ट है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है। इसमें तो ये बता रहे हैं कि जब आप एंटरप्रेन्योर सर्विसेज से मैनेजर सर्विसेज के पास जा रहे हो तो बीच में आपके पास द एबिलिटी टू इंक्रीज मैनेजर कैपेसिटी इज कंस्ट्रेन्ड बाय सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मैनेजर्स, मैनेजरल मोटिवेशन, एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड। मतलब ये वाली सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी। ये एडिशनल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं बीच में बिफोर गोइंग टू द फॉर्म की ग्रोथ से पहले। फिर कह रहे हैं कि चैलेंज डे टू डे चैलेंजेस ऑफ ग्रोइंग अ फॉर्म। अब डे टू डे चैलेंजेस फेस क्या करने पड़ते हैं अगर आप फॉर्म की ग्रोथ चाहते हो। तो पहले ये कि कैश फ्लो मैनेजमेंट, क्या फॉर्म रिक्वायर्स एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कैश एज इट ग्रोज। मतलब अब अपने बिजनेस को आपको ग्रो करना है तो आपके पास कैपिटल भी इतना होना चाहिए कि अगर उस पर एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो आपको किसी से जो है वो आप किसी की लाइबिलिटी ना बनो, बल्कि आपके पास इतना इनफ कैपिटल होना चाहिए कि अपने बिजनेस पे लगा सको। प्राइस स्टेबिलिटी, इफ ग्रोथ कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ अ कंपेटिटर्स मार्केट शेयर, अ प्राइस वॉर कुड इंश्यू। कह रहे हैं कि प्राइस स्टेबल होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हाई ना हो, आपकी रेंज में ही होने चाहिए, स्टेबल प्राइस होनी चाहिए आपकी। ठीक है फिर कह ठीक रहे है। हैं क्वालिटी कंट्रोल, एन इंक्रीज इन फर्म एक्टिविटी कैन रिजल्ट इन अ क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज इफ अ फर्म इज नॉट एबल टू इंक्रीज इट्स रिसोर्सेज टू हैंडल द एक्स्ट्रा वर्क। मतलब आपके पास क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर अगर आप क्वांटिटी रख रहे हो, ऐसा नहीं सिर्फ क्वांटिटी होनी चाहिए बल्कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी आपके पास इशू होना चाहिए। कैपिटल कंस्ट्रेंट्स, की कैपिटल आपको उस बिजनेस पे लगाने के लिए कैपिटल कंस्ट्रेंट्स आर एन एवर प्रेजेंट प्रॉब्लम फॉर ग्रोइंग फर्म्स, कि अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो आप अपनी फर्म को ग्रो भी नहीं कर सकते। इतना इनफ कैपिटल होना चाहिए फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस। तो ये था आपका चैप्टर 13। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।